हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का। दोस्तों, जो पिछली बार पेपर हुआ था 17 जनवरी 2019 का, शिफ्ट नंबर 3 दोस्तों ये रहता है। इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। सेम जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराऊंगा। डिटेल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का 17 जनवरी का पेपर है और जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे शिफ्ट नंबर 3 का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे की डेट्स घोषित हो चुकी है। अगर आप लोगों को दोस्तों क्विक रिवीजन करना है रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो सुबह की 8 बजे वाली वीडियो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में आप लोग को क्विक रिवीजन कराया जाता है। अगर आप लोग को थोड़ा सा व्याख्या के साथ कवर करना है तो रात के 8 बजे वाली वीडियो को ज्वाइन कर लेना। उन सभी की प्ले लिस्ट दोस्तों मैं आई बटन पर दे दूँगा, आसानी से आप लोग चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 17 जनवरी का शिफ्ट 3 का दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कराऊंगा, तो जाहिर सी बात है आप लोग का वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन है, सेम इसी लैंग्वेज में दोस्तों आप लोग को तैयार करने हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आया था 3rd शिफ्ट में कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को दोस्तों उजागर करती है। ये दोस्तों टिम्बल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट, सॉरी, ठीक है, इसका नाम है टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, जिसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये दोस्तों आप लोगों ने अपने घर पर भी देखा होगा, कहीं अगर अंधेरे कमरे में हॉल से सूरज की किरणें आ रही हैं तो आप लोग दोस्तों उसके मार्ग में कण दिखाई देते होंगे, उसी को दोस्तों यहाँ पर टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और एक उदाहरण जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? दोस्तों, अनुमानित समिति होती है उसी को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहते हैं। इसकी कुछ व्याख्या देखिए कि चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है, और यह स्थायी मितव्ययी समिति के रूप में दोस्तों कार्य करती है, और इसे दोस्तों अनुमानित समिति भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? ये दोस्तों ड्रॉप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप संबंध दोस्तों बैडमिंटन खेल से है, और इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है, जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। ये दोस्तों एक रणनीति के रूप में हिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? ये दोस्तों राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों डिटेल में यहाँ पर देखें कि राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्य को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर ही किया जाता है। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आयोग ने आंसर टिक किया था वो दोस्तों अध्यक्ष करा था। वैसे बेसिकली इसका आंसर राज्यपाल होना है, लेकिन आयोग ने अध्यक्ष को टिक किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? दोस्तों चालुक्य ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें डिटेल में आप लोग से बात करते हैं कि चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने दोस्तों 543 में करी थी, और चालुक्य वंशीय शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का दोस्तों परिचय दिया था। चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है, जिसकी स्थापना दोस्तों विजयालय ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? ये दोस्तों प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को दोस्तों परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करती है। प्रकाश के इस कण को दोस्तों क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक दोस्तों आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज की बात करें तो चैडविक ने इसकी खोज करी थी। प्लाज्मा की बात करें तो दोस्तों ये आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है। ये अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोगों को जो डिटेल बता रहा हूँ इनमें से भी आप लोगों के क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जा सकता है, मतलब उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसे दोस्तों वृद्धि कहा जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने पर या विकृत करने पर दोस्तों टूट जाते हैं। और उपजाऊ मिट्टी का एक गुण है जिसमें फसल प्रतिरूप और उत्पादन दोस्तों अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। दोस्तों बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उस वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के दोस्तों समानुपाती होता है। सेकंड नियम पर दोस्तों यही होता है कि F बराबर ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं। ये दोस्तों केसर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। केसर दोस्तों एक सुगंध देने वाला पौधा होता है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरन कहते हैं। और केसर का वानस्पतिक नाम दोस्तों क्रोकस सेटाइवस है। ठीक है, ये वनस्पतिक नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्रोकस सेटाइवस। और इरिडेसी परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में दोस्तों पाया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। सेवाराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य की प्रमुख दोस्तों पहाड़ियाँ हैं। ये दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्व घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर दोस्तों निर्भर डिपेंड करती है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण दोस्तों पॉसिबल है। और निर्वात में दोस्तों ध्वनि का संचरण नहीं होता है। द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में दोस्तों चलती है, जबकि ठोसों में ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरण चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी। पाल साम्राज्य दोस्तों मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट साम्राज्य दोस्तों माना जाता है। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। और अंतिम शासक की बात करें तो दोस्तों उसका नाम था गोविंद पाल। ये दोस्तों इस पाल शासकों ने लगभग 4 सदियों तक शासन किया था, 750 से 1174 तक। और पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक संरक्षण मिला था। ऑप्शन नंबर डी गोपाल। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। MVP अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इसका फुल फॉर्म रहता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल दोस्तों लगभग 100 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का दोस्तों वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? दोस्तों वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था। इस सन आप लोग को दोस्तों याद रखना है। और यह दोस्तों 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला दोस्तों प्रथम यूरोपीय नाविक था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रथम यूरोपीय नाविक कौन था दोस्तों जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था। तो आप लोग को टिक मारना है वास्को डी गामा। चलिए अगला क्वेश्चन, हैंडबॉल खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है? उसको दोस्तों कोर्ट बोला जाता है, यानी कि जिस एरिया में वो खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पशुपति काल किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता दोस्तों लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी और पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। और ये दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी और कब हुई थी? तो आप लोग को दयाराम साहनी मार्क करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? ये दोस्तों टाइफाइड रोग, ऑप्शन नंबर सी। संक्रामक रोग दोस्तों ये सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, अन्य परजीवियों के कारण दोस्तों होने वाले रोग हैं। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है। ये दोस्तों खाने पीने के माध्यम से शरीर में एंटर करती है। इससे बचाव के लिए दोस्तों इफेक्टिव टीका लगाया जाता है। हीमोफीलिया और कैंसर गठिया संक्रामक रोग नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हीमोफीलिया एवं कैंसर और गठिया ये दोस्तों संक्रामक रोग नहीं है। बाकी इसमें टाइफाइड रोग यहाँ पर संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? यानी कि दोस्तों पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो दोस्तों सेंचुरी सी इसका वैज्ञानिक नाम है। साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो सेंचुरी सी। ये तारामंडल में स्थित एक दोस्तों लाल बोना तारा है। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे पृथ्वी के दोस्तों सबसे नज़दीकी तारा है और इसकी दूरी की बात करें तो 4.2 प्रकाश वर्ष की दोस्तों इसकी दूरी रहती है और ये सेटरस तारामंडल में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? उसको दोस्तों सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जिससे भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए दोस्तों लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 दोस्तों लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता करता है और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोस्तों राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र का आह्वान दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
तो दोस्तों बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन रहता है ये। अगला क्वेश्चन, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। कोशिका को दोस्तों दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका दोस्तों शरीर की मूल इकाई होती है और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने दोस्तों करी थी। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, नया सीखने को मिल रहा होगा। आपको दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और अब आने की चांसेस कितने रहती है दोस्तों। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग को इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को तैयार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, 24वां, कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। दोस्तों भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाटकों के संबंध में मूल सूचना और शास्त्रीय जानकारी दोस्तों नाट्य शास्त्र में ही प्रोवाइड होती है। और इसकी रचयिता की बात करें तो भरत मुनि है। भरत मुनि के जीवन काल की बात करें तो दोस्तों 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा के मध्य दोस्तों ये दोस्तों माना जाता है, ठीक है। और सारंगदेव की बात करें तो ये भारत के दोस्तों संगीत शास्त्री थे जिन्होंने संगीत रचनाकार महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करी थी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राज्य परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख की बात करें तो किस आर्टिकल में है ये दोस्तों, आर्टिकल 263 में बताया गया है। और पहली बार दोस्तों जून 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना भी पूछा जा सकता है। ये दोस्तों एक सलाहकारी निकाय होती है जिसका कार्य संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना इसका दोस्तों पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। ये दोस्तों मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाल घाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दोस्तों दर्रा है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये जो कलिंग कप है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ठीक है। कलिंग कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। दोस्तों XY बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि मेल में बात करें तो एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। सामान्य मनुष्य में दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। इनमें से 22 जोड़े जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में दोस्तों जाना जाता है और ये दोनों लिंगों के समान रूप में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी XY। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों संघीय रूप से प्रशासित विधि का यूज किया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन संघीय रूप में शासित व्यवस्था को दोस्तों अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है उस शासन व्यवस्था से जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। ये व्यवस्था केंद्रीकृत न होकर संघवाद पर आधारित होती है और भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से ली गई है, तो कनाडा आप लोग को मार्क करना होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। दोस्तों अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। ये दोस्तों भारत का प्राचीन शहर है पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु ने दोस्तों करी थी और इसके पुत्र उदयन ने दोस्तों इसे मगध की राजधानी बनाया था। और ये दोस्तों 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा और वर्तमान में दोस्तों पटना पाटलिपुत्र के स्थान पर नवीन
शहर है पटना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि किस आर्टिकल के तहत आती है। आर्टिकल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को जरूर कवर करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 267 के तहत दोस्तों आती है, ऑप्शन नंबर ए। अगर 263 की बात करें तो ये दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसमें बताया गया है। 280 में दोस्तों वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया है, और 266 की बात करते हैं तो भारत के संचित निधि का प्रावधान इसमें दिया गया है। 32वां क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं। दोस्तों अफ्रीका, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ऑप्शन नंबर डी। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो नियामी है, और इस देश का नाम नाइजर नदी पर ही नाइजर नदी पर पड़ा है, ठीक है। और जिम्बाब्वे दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण भाग में जिम्बाब्वे और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। जिम्बाब्वे और लिम्पोपो नदियों के बीच दोस्तों स्थित है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश है। ये दोस्तों उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। मौर्य राजा दोस्तों लास्ट कौन था, वो था बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए। इसने दोस्तों 187 से 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों शासन किया था, और इसका सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की दोस्तों स्थापना करी थी। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत की एक शक्तिशाली राजवंश था, और मौर्य राजवंश 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया था इसने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। दोस्तों कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 छोटे बंदरगाह हैं भारत में, ठीक है। पश्चिमी तट पर मुंबई, कांडला, कोचीन आदि बंदरगाह हैं, और पूर्वी तट की बात करें तो चेन्नई, तूतीकोरन, पारादीप, कोलकाता आदि बंदरगाह दोस्तों स्थित हैं। और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता बंदरगाह दोस्तों एक नदीय बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के मधुबनी जिले की दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकला है, और इस चित्रकला में दोस्तों मिथिलांचल की संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। मधुबनी चित्रकला ज़्यादातर प्राचीन महाकाव्य से प्राकृतिक दृश्य और देवताओं के साथ पुरुष और उनके सहयोग को इसमें दोस्तों दर्शाती है। इसमें दोस्तों भित्ति पर चित्रों को उकेरा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिहार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे पे है, यहाँ पर देखें कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। उसको दोस्तों स्वर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि दोस्तों एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्वनि के संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की जरूरत डेफिनेटली होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण दोस्तों पॉसिबल है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को दोस्तों वॉइस यानी कि स्वर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। दोस्तों अटलांटिक महासागर की यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा है। ये दोस्तों व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसके समुद्री मार्ग दो सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। आर्कटिक महासागर की बात करें तो दोस्तों ये सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में स्थित है। और अंटार्कटिका की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, इसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 39वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। दोस्तों 31.16% इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ग्रामीण की बात करें तो 68.8% दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज रहता है। और साक्षरता दर की बात करें तो फ्रेंड्स
74.04% है और पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला की दोस्तों 65.45% रहती है। लिंगानुपात दोस्तों यहाँ पर 943 और जनसंख्या घनत्व 382 रहता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। चलिए 40वां क्वेश्चन है, केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आर्टिकल की बात करें तो 323A के तहत दोस्तों संसद ने वर्ष साल 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था। केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार का दोस्तों एक मंत्रालय है जो कर्मियों के मामले में विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण के साथ साथ सेवानिवृत्त के बाद तक के मुद्दों को दोस्तों देखरेख करता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्मिक मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? दोस्तों तराई इसका सही उत्तर हो जाएगा। बामर या बांगर मिट्टी का एक दोस्तों टाइप होता है, ठीक है, इसको बामर भी बोला जाता है, जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ये दोस्तों उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल, भूटान में स्थित है। हिमालय के समांतर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियों, सवाना, साल के जंगल और मिट्टी से भरपूर दलदल इस क्षेत्र की दोस्तों मेन यहाँ पर विशेषता रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? ये दोस्तों पेड़ दिखाता है, पेड़। ऑप्शन नंबर बी, वृक्षासन पेड़ के समान खड़े होने वाला योगासन है, ठीक है। ये एक दोस्तों योग का टाइप है। इससे पिछली शिफ्ट में दोस्तों ऐसा ही लगभग कुछ समान क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों पेड़ के समान खड़े होने वाला योगासन है। वृक्षासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष यानी कि पेड़ और आसन यानी कि मुद्रा। वृक्ष की मुद्रा में खड़े होना ही दोस्तों इसका मतलब है। इस योग को ध्यान योग भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी पिछली शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। ये दोस्तों कर्नाटका में प्रसिद्ध एक लोक संगीत परंपरा है। डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रम नृत्य है। यह एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग दोस्तों इंक्लूड होते हैं और इसके माध्यम से बृहस्पति देवता यानी कि भगवान शिव का दोस्तों एक रूप है, उनकी पूजा करी जाती है। यक्षगान, वीरगासे, नागमंडला अन्य कर्नाटक के महत्वपूर्ण दोस्तों ये नृत्य रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 44 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ था। ये दोस्तों 1993 में स्थापित हुआ था, 28 सितंबर 1993 में। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है। इसमें दोस्तों एक बहुसदस्यीय संस्था है ये, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले होता है उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है। इन्हें दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में जाना जाता है। ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। 46वां क्वेश्चन है कि बहुत कम विक्रेता और अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? ये दोस्तों अल्पाधिकार बाजार का दोस्तों ये एक तरह से लक्षण है। बहुत कम विक्रेता और अत्यधिक क्रेता अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता है। इस बाजार में कम विक्रेता आपसी गुट के माध्यम से मूल्य विक्रेता आपसी गुट के माध्यम से मूल्य निर्धारित कर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसमें वस्तुएं समरूप या विविधीकृत दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न को दोस्तों क्या करती है? खरीदती है। ये दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के अकॉर्डिंग ही खरीदती है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना
खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया था। इसका मुख्य कार्य दोस्तों खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन और बिक्री करना इनका मुख्य कार्य होता है। खाद्यान्नों से कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य पर्पज होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी। ये दोस्तों 2005 में शुरू की गई थी, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, जिसे दोस्तों 2005 में अधिनियमित किया गया था। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को 100 दिन का दोस्तों रोजगार उपलब्ध कराती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे देश में दोस्तों ये लागू है। ऑप्शन नंबर डी। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। ये दोस्तों 326 ईसा पूर्व में किया था। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर्सिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने दोस्तों भारत के उत्तरी पश्चिम भाग पर आक्रमण कर दिया था। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वित्सा का युद्ध यानी कि दोस्तों ये हार्डेस्पीज हुआ था, जिसमें दोस्तों पोरस की हार हो गई थी। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना पश्चिम की ओर लौट गई थी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जी के जीएस का, ये थर्ड शिफ्ट का दोस्तों पेपर था। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। दोस्तों विनियोग विधेयक बिल के बिना ही दोस्तों सरकार जो है भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार द्वारा संचित निधि यानी कि सामूहिक कोष से रकम निकासी को मंजूर दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इस बिल के बिना सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। अगर आर्टिकल पूछ ले तो 114 मार्क करना है, तथा आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। संचित निधि का पूछे तो 266, ठीक है, और विनियोग विधेयक का पूछे तो 114। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन का लेवल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला होगा, कुछ नया पढ़ने को मिला होगा। अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रही होगी ये वीडियो तो दोस्तों शेयर कर देना आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक भी आप लोग कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।